आदरणीय साथियों प्रणाम। लोकसभा निर्वाचन 2024 के संदर्भ में इस वीडियो में हम पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा निर्वाचन के अलग अलग प्रक्रम पर घोषणाएं की जाती हैं। ऐसी घोषणाओं की संख्या 4 हैं, जिन्हें भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 के द्वारा इंगित किया गया है। इनमें से 3 घोषणाएं अनिवार्यतः प्रत्येक मतदान केंद्र पर की जाती है और एक घोषणा ऐसी है जिसकी आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जाता है। वो कौन सी घोषणा है और उसमें क्या प्रावधान है, आइए क्रमशः हम इसके बारे में जानते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसे आपको अच्छे से तैयार करके ले जाना होता है और साथ ही अपने मतदान केंद्र पर उच्च स्वर में इसकी उद्घोषणा भी करनी होती है। सबसे पहले आप इस दस्तावेज के शीर्ष पर जहां आपको जगह मिल जाए वहां सुभिन्नक मोहर लगा दीजिए, जिससे यह पहचान सुनिश्चित हो जाती है कि यह दस्तावेज आपके विधानसभा क्षेत्र के और मतदान केंद्र के संबंध में है। आइए, बहुत ही सामान्य और सरल प्रविष्टियां हैं जिसको हम देखते हैं। सबसे पहले लिखा है 27 खरगोन अजजा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन 2024। विधानसभा को हमने काट दिया है। संसदीय निर्वाचन का मतलब साथियों लोकसभा निर्वाचन से है। मतदान केंद्र का क्रम संख्यांक और नाम 05 अबस। मतदान की तारीख 13 मई 2024। आप अपने निर्वाचन क्षेत्र का नाम और मतदान केंद्र का नाम लिखें और आपके निर्वाचन क्षेत्र में जिस तारीख को निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हो उसे आप लिखिएगा। मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि देखिए साथियों, कौन कौन सी घोषणाएं की जाती हैं। पहले पॉइंट में कुल मिलाकर 3 घोषणा हैं जिसे क ख ग के माध्यम से दर्शाया गया है। नकली मतदान आयोजित करके यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि मतदान मशीन पूर्णतया चालू हालत में है और उसमें पहले से कोई मत रिकॉर्ड नहीं किया गया है। नकली मतदान का मतलब साथियों मॉक पोल से है। ख पॉइंट देखिए, यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि मतदान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में डाक मतपत्र और निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के सिवाय कोई भी चिन्ह नहीं है। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रतियों में साथियों 2 प्रकार के चिन्ह होते हैं। एक पोस्टल बैलेट जिसको पीबी सामान्यतः लिखा जाता है और एक है निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण यानी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जिसको सामान्यतः ईडीसी लिखा या सील्ड किया जाता है, सील लगाई जाती है। ग पॉइंट देखिए, यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि मतदान के दौरान प्रयुक्त किए जाने वाले मतदाताओं के रजिस्टर यानी प्रारूप 17 क पर किसी भी निर्वाचक के संबंध में कोई भी प्रविष्टि नहीं है। क्योंकि ये घोषणाएं शुरू में की जा रही हैं तो मतदाता रजिस्टर खाली है। दूसरा पॉइंट देखिए साथियों, कुल 5 पॉइंट हैं पहले भाग में। यह कि मैंने मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट के परिणाम अनुभाग की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त पेपर सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवा लिए हैं जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। तो इस पर जो हम पेपर सील लगाते हैं, ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग और एड्रेस टैग आदि, उस पर पीठासीन अधिकारी स्वयं हस्ताक्षर करते हैं और साथ ही साथ एजेंट्स के हस्ताक्षर करवाते हैं। इससे हमें प्रोसेस का भी पता चल रहा है। तीसरा पॉइंट देखिए, यह कि मैंने स्पेशल टैग पर नियंत्रण यूनिट का क्रम संख्या लिख दिया है और मैंने स्पेशल टैग के पीछे की तरफ अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और अभ्यर्थियों या मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी प्राप्त कर लिए हैं जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। स्पेशल टैग आपको पता ही है, कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन में अंदर लगता है और ये क्लोज बटन के आसपास होता है। इसके पीछे की तरफ हस्ताक्षर का प्रावधान होता है। चौथा पॉइंट देखिए, यह कि मैंने स्ट्रिप सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं
और अभ्यर्थियों मतदान अभिकर्ताओं के भी हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए हैं जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। साथियों, अब ये चौथा पॉइंट लागू नहीं होता है क्योंकि कंट्रोल यूनिट को सील करने के लिए अब स्ट्रिप सील का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आपको यह पुराना ही प्रारूप मिल जाए तो ऐसी स्थिति में चौथे पॉइंट के सामने आप कट का निशान लगा दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि अब इस तरह की व्यवस्था है ही नहीं, अतः यह घोषणा लागू नहीं होती। पांचवा पॉइंट देखिए, यह कि मैंने स्पेशल टेक पर पूर्व से छपा क्रम संख्या पढ़ दिया है तथा उपस्थित अभ्यर्थियों या मतदान अभिकर्ताओं को क्रम संख्या नोट करने के लिए कह दिया है। स्पेशल टेक का अपना एक क्रम संख्यांक होता है, उसके बारे में आपको घोषणा करना है। तो साथियों, ये कुल मिलाकर 5 पॉइंट है। चौथा पॉइंट लागू होता नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा भाग 1 की घोषणा के लिए लागू होता है। यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि लिखा है कि अभ्यर्थियों ऑब्लिक मतदान अभिकर्ताओं। तो साथियों, इन दोनों में से कोई एक आपके मतदान केंद्र पर होंगे। यदि अभ्यर्थी है तो मतदान अभिकर्ता उस समय नहीं होंगे, और मतदान अभिकर्ता है तो अभ्यर्थी नहीं होंगे, क्योंकि अभ्यर्थी की अनुपस्थिति में ही उनके एजेंट्स की नियुक्ति का प्रावधान है। तो सामान्यतः आपके मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता ही रहते हैं, उनके हस्ताक्षर आदि आप करवा लीजिए। अब आप देखिए इसका शेष भाग, मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर। तो हमने यहाँ पर 3 मतदान अभिकर्ता उपस्थित थे, काल्पनिक तौर पर ऐसा मानते हुए हमने आपको बताने के लिए लिखा है। राजेश, विजय, नरेश उनके नाम हैं और साइड में हमने उनके हस्ताक्षर करवा लिए हैं। नाम लिख लेने से सुविधा हो जाती है, ठीक से ज्ञात हो जाता है। हालांकि यहाँ हस्ताक्षर का ही कहा है, यदि आप केवल हस्ताक्षर भी करवा लेंगे तो भी कोई बात नहीं रहेगी। अब इस तरफ वाला हिस्सा है अभ्यर्थी 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 ABC। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपको इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट का नाम लिखना है कि राजेश अभ्यर्थी A का मतदान अभिकर्ता। तो यहाँ राजेश जो है वो अभिकर्ता है साथियों, और A जो है वह अभ्यर्थी है जो निर्वाचन में भाग ले रहे हैं, निर्वाचन लड़ रहे हैं। इस बात का आप ख्याल रखिए। आपके मतदान केंद्र पर जितने मतदान अभिकर्ता हों उनको इस तरह से लिख लीजिए। क्रम लिखने का एक तरीका ये है कि आपकी बैलेट यूनिट में जो मतपत्र लगा हुआ है उसमें जिस क्रम से अभ्यर्थियों के नाम लिखे हुए हैं वो एक निर्धारित और नियमानुसार क्रम है। आपके यहाँ पर अगर सभी अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताएं हैं तो उनसे उसी क्रम में हस्ताक्षर करवाए जा सकते हैं। उसी क्रम में अगर पहले से आप उनके नाम लिख देंगे, यानी मतदान दिवस के दिन अगर वो सारे आ जाते हैं, उनसे पता कर लेंगे कि कौन कौन से अभिकर्ता आ गए हैं और कौन कौन से अभ्यर्थी के अभिकर्ता हैं, ये उनके नियुक्ति पत्र से भी आपको ज्ञात हो जाएगा और तदनुरूप आपके पास एक डेटा क्लियर होगा। तो आप यहाँ पर पहले मतदान अभिकर्ताओं के नाम लिख लीजिए और उन्हें कहिए कि अपने नाम के सामने हस्ताक्षर कर दीजिए, और इस तरफ जो उनके अभ्यर्थी हैं उनके नाम लिख दीजिए। तो ये व्यवस्थित बन जाएगा और इसमें काटापीटी भी नहीं होगी और किसी प्रकार की विवाद की स्थिति भी नहीं होगी कि पहले कौन मतदान अभिकर्ता हस्ताक्षर करें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार किया। सामान्य तो कोई इनकार नहीं करता, इसलिए हमने लिखा निरंक। निरंक का मतलब होता है नील, नील का मतलब होता है कोई भी नहीं, और फिर यहाँ हमने डेस लगा दिया, खाली जगह नहीं छोड़ी जानी चाहिए कि भाई यहाँ पर कोई भी प्रविष्टि नहीं है। उसके बाद RK रमेश कुमार, ये पीठासीन अधिकारी के काल्पनिक हस्ताक्षर और काल्पनिक नाम समझाने के लिए लिखे। इस तरफ आप तारीख अवश्य लिख दीजिए। 13 मई 2024 को मान लीजिए मतदान है तो वो तारीख लिख दीजिए, और समय, चूँकि यह प्रातः काल का समय है और यह समय देखिए किस समय का है, जब मतदान प्रारंभ होने के पूर्व का है। सामान्यतः ऐसा हम अपेक्षा कर रहे हैं कि मतदान प्रारंभ होने का समय प्रातः 7 बजे का रहेगा। तो आप 7 बजे से कुछ मिनट पहले इस घोषणा को कर दीजिए ताकि ठीक 7 बजे आप अपना मतदान का कार्य प्रारंभ कर दें। मान लीजिए आपने यहाँ पर 6:58 पर यह घोषणा की है, तो आप लिखिए 6:58 AM या 6:58 प्रातः। यह जरूर आप एंट्री कीजिए तारीख और समय की। अब साथियों, ये जो भाग 2 की घोषणा है यह प्रत्येक मतदान केंद्र पर लागू नहीं होती है। यह कब की जाती है? जब हमारी
कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट आदि खराब हो जाती है और हमको दूसरी मशीन उपयोग में लानी होती है, तब हम इस घोषणा को करते हैं। जैसे देखिए, इसके शीर्षक से स्पष्ट है, पीठासीन अधिकारी द्वारा पश्चातवर्ती मतदान मशीन के उपयोग यदि कोई हो के समय घोषणा। यदि कोई हो का मतलब है कि हर समय नहीं होगी, किसी किसी मतदान केंद्र पर होगी जहां पर CU-BU में कोई खराबी आ जाएगी। अगर ऐसा होता है तो आप उसी तरह से एंट्रीज कीजिए जैसे भाग 1 में की गई है, और नहीं होता है तो आप ऐसे स्पष्ट करने के लिए लिख सकते हैं कि पश्चातवर्ती मशीन का उपयोग नहीं किया गया है। यदि यह स्थिति है तो फिर इसमें कुछ भी एंट्री करने या एजेंट्स आदि की साइन कराने की ज़रूरत नहीं। इसमें हम एंट्री तभी करेंगे, अपने हस्ताक्षर और एजेंट्स के हस्ताक्षर तभी करवाएंगे जब हमने घोषणा की। चूँकि हमने घोषणा की ही नहीं तो इस पर बस इस तरह की टिप्पणी लिखकर आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। अगर घोषणा की है तो आप उसी तरह से संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, मतदान केंद्र का क्रमांक, नाम आदि लिखिए। फिर भी हम अपनी जानकारी के लिए पढ़ लेते हैं कि इसमें किस तरह की बातें लिखी होती हैं। मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को नकली मतदान करके यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान मशीन पूर्णतः चालू हालत में है और उसमें पहले से कोई मत रिकॉर्ड नहीं किया गया है। पहले की तरह पॉइंट यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि मतदान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में डाक मतपत्रों और निर्वाचक ड्यूटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उपयोग में लाए गए चिन्हों के अलावा कोई अन्य चिन्ह नहीं है। यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के दौरान उपयोग में लाए जाने वाले मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 क पर किसी भी मतदाता के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं है। मैंने मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट के परिणाम अनुभाग की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त पेपर सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लिए हैं जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। यानी अगर आप देखें तो वही के वही पॉइंट है। चौथा पॉइंट इसमें भी स्ट्रिप सील से संबंधित है जो लागू नहीं होता है, इसलिए कट कर देंगे। यदि मशीन बदलते हैं तो ये हमारे काम की। हस्ताक्षर कर देंगे, पीठासीन अधिकारी का नाम लिख देंगे, एजेंट्स की साइन करा लेंगे। अगर ऐसे एजेंट्स हैं जो साइन करने से इनकार करते हैं उनका विवरण कर देंगे। साथियों, पुनः दोहरा देते हैं कि भाग 2 का उपयोग हर मतदान केंद्र पर नहीं होता है, उसी मतदान केंद्र पर होता है जहां पर पश्चातवर्ती मशीनों का उपयोग किया गया है, अर्थात जो मूल रूप से आपको कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, VVPAT आदि प्राप्त हुई थी, उसमें से कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट सहित पूरा सेट जब बदला गया तब हम इसका उपयोग करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि कभी कभी वास्तविक मतदान के दौरान केवल VVPAT खराब होती है। अगर केवल VVPAT खराब होती है साथियों, तो फिर हमें मॉक पोल आदि करने की आवश्यकता नहीं होती और केवल VVPAT बदलते हैं। लेकिन अगर केवल कंट्रोल यूनिट खराब हुई तो पूरा सेट बदलते हैं, केवल बैलेट यूनिट खराब हुई तो पूरा सेट बदलते हैं, और जब पूरा सेट बदलते हैं उसके बाद फिर हमको मॉक पोल आदि करना होता है और तब यह घोषणा हमारे लिए काम में आती है। देख लीजिए ध्यान से, पश्चातवर्ती मतदान मशीन की यहाँ पर बात हो रही है और VVPAT केवल एक प्रिंटर और सहायक इकाई है साथियों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आइए हम भाग 3 पर पहुँचते हैं। मतदान के अंत में घोषणा। साथियों, ये प्रत्येक मतदान केंद्र पर होगी, क्योंकि प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदान का समय समाप्त होने पर या मतदान के समय समाप्त होते समय जितने मतदाता वहाँ उपस्थित हैं उन्हें पंक्तिबद्ध करने के बाद नियमानुसार उनसे मतदान करवाने पर जो अंतिम मतदाता मतदान कर देगा उसके पश्चात हमें यह घोषणा करना होती है। देखिए क्या है घोषणा। मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान बंद होने के समय मतदान केंद्र में उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किए हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के तहत 49(2) के अधीन यथा अपेक्षित प्रारूप 17 ग के भाग 1 रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा में प्रत्येक को प्रविष्टि की एक एक अनुप्रमाणित प्रति दे दी है। जैसा आपको पता है, अभिलिखित मतों का लेखा यानी हम जिसे सरल भाषा में मतपत्र लेखा कहते हैं, उसकी एक एक प्रति प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को देना अनिवार्य है। तो अगर वो लेने से इनकार करे तो अलग बात है, वरना हमें हमारी तरफ से उन्हें देना है। और जब हम उन्हें प्रदान करते हैं तो इसकी घोषणा कर दी 13 मई 2024 6
6 बजे मतदान समाप्त हो गया ऐसा मानते हुए 6 बजे हमने ये मतदान अंत की घोषणा की है। हो सकता है कि हमें मतपत्र लेखा भी तैयार करना है, क्योंकि हम उन्हें प्रति देंगे, पहले प्रति देंगे फिर ही घोषणा करेंगे। अगर मतपत्र लेखा में आपने सारी एंट्रीज जो पहले हो सकती थी वो पहले कर ली और मतदान समाप्त होने पर केवल कंट्रोल यूनिट और मतदाता रजिस्टर के अनुसार जो संख्या लिखनी है उसे लिखकर त्वरित गति से मतपत्र लेखा बना दिया, तो 6-5 तक आप इसे कर सकेंगे। जिस समय आप मतदान के अंत की घोषणा करें वही समय यहाँ पर आप डालें और उस समय पर ही आप इसकी एंट्री करें। रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखे प्रारूप सत्र ग का भाग 1 में की गई प्रविष्टियों की एक एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त की। एजेंट्स के नाम और उनके हस्ताक्षर और वो किनके एजेंट्स हैं इसका उल्लेख हो जाएगा। यदि कोई एजेंट्स ऐसे हैं जो मतपत्र लेखा की प्रति प्राप्त करने से इनकार करते हैं, रसीद नहीं देना चाहते हैं, तो यहाँ उल्लेख होगा। सामान्यतः प्रत्येक एजेंट मतपत्र लेखे की प्रति प्राप्त कर लेते हैं, अतः यहाँ पर निरंक का उपयोग होता है। साथियों, 13 मई 2024 6:10 हमने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि 6:10 तक हमने ये मतपत्र लेखा का काम पूरा कर दिया है। साथियों, 6 बजे हमने मतदान के अंत की घोषणा कर दी और 6:10 पर हमने मतपत्र लेखा तैयार कर लिया और उन्हें प्रदान कर दिया। अब देखिए भाग 4, मतदान मशीन को मोहरबंद करने के पश्चात की घोषणा। आप ये सारी प्रक्रिया करने के बाद जब आश्वस्त हो जाते हैं तब आप अपनी कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपीएटी आदि से संबंधित जो भी पैकिंग की व्यवस्था होती है उसे आप करते हैं। आप चूँकि कंट्रोल यूनिट पहले से आप सील कर चुके हैं उसके रिजल्ट सेक्शन को, बैलेट यूनिट पर आपकी तरफ से सीलिंग का कोई प्रावधान नहीं है। वीवीपीएटी के आप ड्रॉप बॉक्स को पहले से एड्रेस टेग से सील कर चुके हैं। आपको उसमें से यानी वीवीपीएटी से बैटरी निकाल लेना है, अलग रख लेना है और उसके पश्चात इनको उनके कैरिंग बॉक्स में आप रखते हैं। जब आप कैरिंग बॉक्स में रख देते हैं साथियों, तो कैरिंग बॉक्स को एड्रेस टेग से हम सील करते हैं। आपके निर्वाचन केंद्र पर जितने आपको एड्रेस टेग दिए जाए उसके अनुसार आप कैरिंग बॉक्स को सील कर दीजिए। आदर्श स्थिति में कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट के कैरिंग बॉक्स पर 3-3 एड्रेस टेग लगाए जा सकते हैं और वीवीपीएटी के कैरिंग बॉक्स पर 4 एड्रेस टेग लगाए जा सकते हैं। आपको जितने मिलते हैं, जैसे निर्देश हैं, उस हिसाब से एड्रेस टेग लगा दीजिए। आइए हम इसकी घोषणा को देखते हैं। मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट के कैरिंग केसों पर मैंने मेरी मुद्रा लगा दी है और उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान के अंत में मतदान केंद्र में उपस्थित थे उनको मुद्रा लगाने की अनुज्ञा दे दी है। साथियों, मुद्रा का मतलब होता है मोहर। जब आप उसे पैक कर दें और एड्रेस टैग लगा दें तो एड्रेस टैग पर पीठासीन अधिकारी अपनी सील लगाते हैं। यदि एजेंट्स अपने साथ सील लेकर आते हैं अपनी, तो उन्हें भी सील लगाने का अधिकार होता है। तो पीठासीन अधिकारी ये घोषणा कर रहे हैं कि मैंने उन्हें अनुज्ञा दे दी है कि आप भी एड्रेस टैग पर सील लगा दीजिए। यह कि मैंने स्पेशल टैग पर नियंत्रण यूनिट का क्रम संख्या लिख दिया है और मैंने स्पेशल टैग के पीछे की तरफ अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और अभ्यर्थियों मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी प्राप्त कर लिए हैं जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। ध्यान रखिए साथियों, स्पेशल टैग पहले ही आपकी कंट्रोल यूनिट के अंदर लग चुका है जब आप उसे वास्तविक मतदान के लिए प्रारंभ करते हैं। यह कि मैंने स्पेशल टैग पर पूर्व में छपी क्रम संख्या पढ़ दी है तथा उपस्थित अभ्यर्थियों मतदान अभिकर्ताओं से क्रम संख्या नोट करने के लिए कह दिया है। यह भी आप पहले भी बता चुके होते हैं। एक बार और जब आप समाप्त करें तो आपके पास चूँकि स्पेशल टैग का क्रम संख्यांक लिखा हुआ होता है, एक बार पुनः आप उन्हें पढ़कर सुना दीजिए। जो मतदान अभिकर्ता विलंब से आए होंगे वो स्पेशल टैग का नंबर लिख लेंगे। साथियों, 13 मई 2024 चूँकि पैकिंग करने में कुछ समय लगेगा, तो जो भी समय लगे मतदान समाप्ति के पश्चात वो समय आप डालिए। यहाँ उदाहरण के तौर पर समय साथियों डाला गया है। साइन करवा दीजिए, पीठासीन अधिकारी साइन कर देंगे, नाम लिख देंगे, जो एजेंट्स वहाँ उपस्थित थे जिन्होंने मुद्रा लगा दी है। ध्यान रखिए साथियों, यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि जो मतदान अभिकर्ता अपनी मुद्रा लगाते हैं उन्हीं का यहाँ पर उल्लेख करना है। बहुत से मतदान अभिकर्ता ऐसे होते हैं जो अपने साथ किसी भी प्रकार की मुद्रा लेकर नहीं आते हैं, वो केवल अपने हस्ताक्षर करते हैं एड्रेस टैग पर। तो चूंकि ये मुद्रा से संबंधित है तो यहाँ पर अगर वो मुद्रा नहीं लगाते हैं तो उनकी एंट्री दूसरे भाग में आएगी। जैसे निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने मुद्रा लगाने से इनकार कर दिया या मुद्रा लगानी नहीं चाहिए, चूँकि उनके पास मोहर है ही नहीं तो वो लगाएंगे ही नहीं। ऐसी स्थिति में उनका नाम यहाँ पर लिखिए।
और यहाँ खाली छोड़ दीजिए क्योंकि उन्होंने मुद्रा नहीं लगाई है। इस बात को ध्यान रखिए, इससे कोई निगेटिव इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा। चूँकि उनके पास मुद्रा नहीं है तो पीठासीन अधिकारी के तौर पर आप कुछ कर नहीं सकते इसमें। और जहाँ तक हमारी जानकारी है, अधिकांश मतदान अभिकर्ता अपनी कोई मुद्रा लेकर नहीं आते हैं। आप शुरू में ही अपने मतदान अभिकर्ताओं से पूछ लीजिए जो आपके मतदान केंद्र पर उपस्थित हैं कि आप क्या अपने साथ मुद्रा लाए हैं और उसे लगाना चाहेंगे, ताकि आपको पूरे समय क्लियर रहे और अंत में किसी भी प्रकार की पेचीदी स्थिति उत्पन्न न हो। तारीख डाल दीजिए और यहाँ पर जो समय हो वही समय आप डालिए। साथियों, एक एक करके आप इस घोषणा को करिए। ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीट काम करने के बाद घोषणा करें। जिस जिस भाग की घोषणा का संबंध जिस जिस गतिविधि से उस हिसाब से आप करते जाएं कंप्लीट, और अंत में आपने यह घोषणा कर दी तो जो समय अंत में इस घोषणा को करते समय हो साथियों, उसी को डालिए। क्योंकि ये सब चीज़ें जब आप सामग्री जमा कराने जाते हैं तो वहाँ पर चेक होती है और ये समय को भी क्रमशः बढ़ते हुए वहाँ देखा जाता है। और यदि समय में किसी तरह की विसंगति होती है तो फिर आपसे संशोधन करवाया जाता है। RK रमेश कुमार पीठासीन अधिकारी, जो हमने उदाहरण के तौर पर लिखे हैं वो हमने यहाँ बताए हैं। साथियों, आशा है कि इस वीडियो से पीठासीन अधिकारी के तौर पर कार्य करने में आपको कुछ तो सहायता ज़रूर मिलेगी और हमारा प्रयास आपके लिए मददगार होगा। आप भारतवर्ष के किस राज्य से, किस निर्वाचन क्षेत्र से इस वीडियो का अवलोकन कर रहे हैं और यह वीडियो आपको कैसा लगा है, कृपया कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। हमें आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत खुशी होती है कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से ज़िले बड़वानी के एक छोटे से घर के छोटे से कक्ष के कोने में तैयार हो रहे ये वीडियो भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में हमारे साथियों के पास पहुंचकर उन्हें सहायता प्रदान कर रहे हैं। मुझे ये महत्वपूर्ण जानकारी देने का अवसर मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवाने जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं, इस अपेक्षा के साथ कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नए निर्देशों को देखते रहेंगे और आपके निर्वाचन क्षेत्र में जो प्रशिक्षण की व्यवस्था है उसको प्राथमिकता देंगे। वहाँ जो बात बताई जा रही उसी के अनुसार कार्य करेंगे। इस वीडियो में और प्रशिक्षण के दौरान बताई गई बात में कुछ विसंगति हो तो आप ज़रूर अपने प्रशिक्षक से चर्चा करके अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं, अपने संदेह को दूर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं और नमस्कार।